नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। राष्ट्र ने आज संविधान दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की खास खूबी। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.66% पर पहुंची। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के साथ बातचीत और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरुषों की 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आरंभिक मैच कल सिडनी में। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। India's renewable power capacity is the 4th largest in the world. It is growing at the fastest speed among all major countries. The renewable energy capacity in India is currently 136 gigawatts. This is about 36% of our total capacity. By 2022, the share of renewable capacity will increase to over 220 gigawatts. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वार्षिक वृद्धि कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। We are showing to the world that sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को किसी एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि ये सुनिश्चित किया है कि समूची सरकार इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। All our policies have a consideration of achieving energy efficiency. This includes LED bulbs, LED street lights, smart meters, push to electric vehicles, and decreasing transmission losses. When I talk about energy evolution, with PM Kusum, we are aiming to power our agriculture sector by providing solar-based power to irrigate the fields. प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अलग से परियोजना विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि निवेशकों को सुविधा मिले। श्री मोदी ने कारोबारियों और निवेशकों को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम में शामिल होने को आमंत्रित करते हुए कहा कि अगले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ऑन देयर ओन और कोलैबोरेट with an Indian partner to set up renewable energy-based power generation projects.
India is progressively focusing on innovative bids for supplying 24/7 power from renewables. Solar, wind, hybrid projects have been successfully explored. The demand for domestically manufactured solar cells and modules is like to be around 36 gigawatt over next 3 years. Our policies are in line with the technology revolutions. श्री मोदी ने कहा कि इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर के कारोबारी अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। 2 दिन की इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रही हैं। विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 अन्य विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी के दौरान चर्चा में भाग लेंगे। आकाशवाणी से इस बैठक व प्रदर्शनी के बारे में आज रात 10 बजे से विशेष रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम राजधानी चैनल और एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र ने आज संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसे दूरदर्शन से प्रसारित किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मौजूद पीठासीन अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत 26 नवंबर के आतंकी हमले के घावों को कभी भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने उस हमले में शहीद सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं।
श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पहले दिन विभिन्न सत्रों के दौरान संवैधानिक संशोधन, जनहित याचिका की समीक्षा और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवैधानिक संशोधन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया टेंट सिटी में कल शाम एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का मुख्य विषय संविधान और मौलिक कर्तव्य है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संविधान के अनुच्छेदों, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के इलेक्ट्रॉनिक सारांश का आज नई दिल्ली में विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने सारांश को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा संकलित इस संस्करण में विशिष्ट व्यक्तियों के लेख मौजूद हैं। ये संस्करण एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में भी उपयोगी है। ये एक रेफरेंस बुक हो गया। अभी किसी को भी संविधान पर कुछ भी बोलना है, लिखना है या कुछ भी करना है तो एक जगह इतने 32 लेख एक जगह मिलेंगे और ई बुक का प्रचलन बहुत अभी बढ़ रहा है। हमारे पास ही लगभग 5 करोड़ ईमेल आईडीज है जिन पर भी हम पुश करेंगे, भेजेंगे, लोग निश्चित स्वीकार करेंगे और स्वागत करेंगे। श्री जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को याद किया जिसमें उन्होंने संविधान को देश का सबसे बड़ा धार्मिक लेख बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने का विचार भी प्रधानमंत्री का दिया हुआ है। श्री जावड़ेकर ने संविधान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये एक अप्रतिम दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकारों तथा समाज के सभी वर्गों को समान न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू सचिवालय में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल ने इस अवसर पर संविधान की गरिमा और मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने संविधान के निर्माण के समय स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर बल दिया था और वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से संविधान निर्माताओं द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने और मूल अधिकारों के साथ ही मूलभूत कर्तव्यों के महत्व को भी समझने की सलाह दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3री वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सभी प्रमुख देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। राष्ट्र ने आज संविधान दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की खास खूबी। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.66% पर पहुंची। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के साथ बातचीत और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरुषों की 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आरंभिक मैच कल सिडनी में। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे।
भारत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लगातार 19वें दिन 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 20 गुना अधिक हो गई है। इस समय देश में 4,52,344 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.88% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 77% नए संक्रमित लोग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में हैं। मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के फलस्वरूप स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम होकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 524 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,90,000 जांच की गई। अब तक कुल 13 करोड़ 60 लाख जांच हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से जांच सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया है। देश की दैनिक जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर जांच से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाकर मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था से प्रभावी उपचार में मदद मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों की तुलना में भारत में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 2,145 हो चुकी है। इनमें से 1,169 सरकारी और 976 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में विवाह समारोह के आयोजन के लिए पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड दिशा निर्देशों के नाम पर जनता को परेशान किया जाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी विवाह समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। विवाह समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजे वाले या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए और कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही बैंड अथवा डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में 3,180 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 27,000 से ऊपर हो गई है। सबसे अधिक 630 मामले जयपुर में मिले हैं। जोधपुर में भी 517 नए मामले प्रकाश में आए हैं। कोटा में 260, अजमेर में 200 और अलवर में 152 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर और जोधपुर कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जांच तथा घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी समारोह के लिए किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूर्व सूचना देना जरूरी किया गया है। उन्होंने इसके लिए ईमेल अथवा कोई अन्य ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मणिपुर में कोविड-19 से ठीक होने पर अब तक 20,798 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि राज्य में कुल 3,245 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 159 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब संक्रमित लोगों की कुल संख्या 24,292 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 158 लोगों के ठीक होने से राज्य में संक्रमण से मुक्त होने की दर 85.61% हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से हाल ही में 4 लोगों की मौत हो जाने से राज्य में मरने वालों की संख्या 249 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा।
नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800115767 और 11-233-14444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के बाद के समय में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत प्रमुख भूमिका अदा करेगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल R&D समिट 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत की वैज्ञानिक बिरादरी ने महामारी की इस चुनौती का मुकाबला किया है, वो इस बात का प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने के सिलसिले में उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का दौरा किया। उन्होंने प्राधिकरण को कई अधिकारियों के साथ बातचीत की और दोनों योजनाओं के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भारत के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को किसी भी स्थान और किसी भी समय किफायती और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थे और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से उत्तेजित न होने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए 3 दिसंबर को आमंत्रित किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं से बाहर निकलकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने नियंत्रण रेखा में बदलाव की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब देने की सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत की सीमाओं, गरिमा और आत्मसम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दोपहर बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके खुशीपुरा क्षेत्र में अबन शाह चौक पर सेना के त्वरित कार्रवाई दल पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण सेना के जवानों ने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर संयम से काम लिया। इस आतंकवादी हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निकट के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। महान फुटबॉल खिलाड़ी और अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान डिएगो मैराडोना का हृदय गति रुकने के कारण कल निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। अर्जेंटीना के लिए उन्होंने 91 मैचों में 34 गोल किए। एक रिपोर्ट।
डिएगो अर्मांडो मैराडोना फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसे अपनी प्रतिभा, तकनीक, जुनून और अनूठी उपलब्धियों के लिए जीते जी लेजेंड कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। 10 साल की छोटी सी उम्र से क्लब फुटबॉल खेलने वाले मैराडोना को 1982 में पहली बार वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। वो 5 मैचों में 2 गोल ही कर पाए। वर्ष 1986 फुटबॉल के मैदान पर ये साल मैराडोना के नाम रहा। 1986 के विश्व कप में उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से था। दोनों टीमें गोल करने के लिए जोर लगा रही थी और फिर मैराडोना ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में हैंड ऑफ गॉड के नाम से दर्ज हो गया। Maradona just walked away from Hudl then. Maradona and Maradona gives Argentina the lead. फाइनल में वेस्ट जर्मनी को हराकर उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व विजेता बना दिया। उन्होंने 5 गोल किए और 5 में मदद की। उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला। सिर्फ उनके देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंज उठा। मैराडोना 2 दशक के लंबे करियर में फुटबॉल प्रेमियों के नूरे नजर रहे। नशे की लत, बिगड़ते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण खेल की रफ्तार में कमी आने के बाद 1997 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा ने उन्हें 2001 में ब्राजील के पेले के साथ खेल के इतिहास के 2 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। ये उनकी लोकप्रियता का आलम ही है कि निधन के बाद मैराडोना भारत में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। फुटबॉल का जादूगर भले ही हम सबको छोड़कर भगवान की फुटबॉल टीम में शामिल हो गया हो, लेकिन उनको अपना आदर्श मानने वाले लियोनेल मेसी ने कहा है कि डिएगो नाम अमर रहेगा। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण भारतीय टीम 8 महीने बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे से एफएम रेनबो और राजधानी चैनल सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 3 वनडे, 3 2020 और 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए आप नमो ऐप, माईगॉव फॉर्म या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजनाओं की हाल में समीक्षा की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इस साल 1 जून को कोविड-19 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रेहड़ी, पटरी और फेरी वालों की मदद के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत इन लोगों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने इस योजना का लाभ लेह और करगिल रेहड़ी, पटरी और फेरी वालों को दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया है। श्री निशंक ने आज शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30वीं वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। राष्ट्र ने आज संविधान दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की खास खूबी। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.66% पर पहुंची।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के साथ बातचीत और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरुषों की 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आरंभिक मैच कल सिडनी में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।